ठीक है, बड़ा आपका रिलेशनशिप 4 साल का है, 5 साल का है ना, और उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है। अब बात करते हैं कि आपकी जो शादी है वो हो चुकी है, और जब आपकी हुई तब आपने ये वीडियो नहीं था, आप नहीं ये सब डिसाइड कर पाए। अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट है, फिर जो पापी प्लैनेट होता है, पाप ग्रह जो होता है, वो अगर बैठा हुआ है नहीं हूँ, एंड आई विल मैनेज दीज थिंग्स, ये एक पॉजिटिव अप्रोच आपका तैयार हो जाता है। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि मैरिज में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे सॉर्ट करोगे। मैरिज हो जाने के बाद भी काफ़ी सारी परेशानियां आती है। कई बार लोग जो होते हैं वो अपनी मैरिज से खुश नहीं होते, या फिर वहां पर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ता है। ये वीडियो उनका भी जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी सोल्यूशन देगी आपको। और साथ ही साथ जो अभी मैरिज करने वाले हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप शादी करने के बाद उसके ऊपर कुछ उपाय सोचो, माथापच्ची करो, इससे बेटर ऑप्शन ये है कि शादी होने से पहले ही आप जिस तरीके से आपके चार्ट को स्पाउस की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से आप शादी करो। अब जरूरत का मतलब ये नहीं है कि देखिए मैं आईटी में जॉब करता हूँ तो मेरी बीवी भी आईटी वाली हो, या फिर मैं अगर टीचर हूँ तो मेरी बीवी भी टीचर हो। ये एक तरीके से आप सामाजिक डिसीजन ले रहे हो या फिर इकोनॉमिकल डिसीजन ले रहे हो। ये किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल डिसीजन नहीं है। हो सकता है कि आपकी जो टीचर वाइफ है उनका भी चार्ट आपकी तरह ही हो, एंड कोइंसिडेंटली वो मैच करता हो। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये चीज होती है कि आपका जो चार्ट है वो आपके वाइफ से उस तरह तरीके से मैच नहीं करता जिस तरीके से वो होना चाहिए। जो गुण मिलान वाला सिचुएशन है वो एक तरीके से थंब रूल है, ठीक है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि थंब रूल्स जनरली कुछ ही पॉपुलेशन के लिए वर्क करते हैं, बाकी की जो परसेंटेज है उनके लिए वो वर्क नहीं करते। बिकॉज लाइफ इज एग्जाम जहाँ पे सबको अलग अलग क्वेश्चन पेपर है। तो किसी का 18 पॉइंट्स पे मैरिज चल गई तो जरूरी नहीं कि आपकी भी 18 पे चल जाएगी, हो सकता है कि आपको 28 या फिर 30 गुणों की जरूरत हो। तो वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किस पॉइंट के बाद ज्यादा गुणों की जरूरत पड़ेगी, और कब आपका कम गुण मिलान हो तो भी शादी चल जाएगी। इसके ऊपर भी अपन लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि अगर आप अभी शादी के लिए देख रहे हो, अभी हुई नहीं है, अभी आप देख रहे हो कि किस तरीके की वाइफ चाहिए या फिर किस तरीके का हस्बैंड मुझे चाहिए, तो आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि मुझे क्या चाहिए। बिकॉज जब भी लोग ये कहते हैं कि मुझे इस तरीके का स्पाउस चाहिए वगैरह, वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन होता है, या फिर उसमें चार्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। इसके कारण बहुत बार तकलीफ आती है। तो अब आपको अगर आपके चार्ट के हिसाब से चाहिए कि किस तरीके की अच्छी बीवी या फिर अच्छा हस्बैंड मुझे मिले, तो उस केस में आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके चार्ट को क्या चाहिए। और यही जानने के लिए आपको आपका जो सेवेंथ हाउस है वो देखना है। अब सेवेंथ हाउस माने कौन सा घर आता है, जो आपके लग्न के सामने वाला घर है। वैसे आप ये गूगल पे भी डाल सकते हो कि कौन सा घर सेवेंथ हाउस है। अगर मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा तो वीडियो 1-1.5 घंटा लंबी हो जाएगी, तो इतना डीप नहीं जाते हैं। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी थोड़ी रिसर्च कीजिएगा। तो जो सेवेंथ हाउस है उसके अंदर जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी नीड्स क्या है एक मैरिज से। जैसे कि अगर किसी का मर्क्यूरी बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को बस बात करना पसंद है। अब जो बाकी के एस्पेक्ट्स आते हैं कि आप कितना कमाते हो, क्या करते हो, ये एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म किसी मैरिज में इन्वॉल्व हो, आप अब एक व्यक्ति के साथ लॉन्ग टर्म में रह रहे हो, तो आपका जो मर्क्यूरी है वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है कि आपकी जो पत्नी है या फिर आपके जो पति है उनको बहुत ज्यादा पगार है, या फिर काफी अच्छा आपने घर वालों ने आपके इकोनॉमिकल सिचुएशंस देख कर की शादी करी थी। लेकिन जो आपका मर्क्यूरी है अभी जो सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है, उसको इकोनॉमी से, पैसे से कोई लेन देन नहीं है। उसको ये है कि बस मेरी बात कोई सुने और अपनी जो बात है वो मुझे बताए।
अब ये क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि मर्क्यूरी की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर वो बड़ी ही उच्च राशि में वगैरह बैठा हुआ है तो बिल्कुल दिमाग लगाने वाले कैलकुलस वाले जो डिस्कशंस है वो आपको ज़रूरी है। अगर वो मिथुन राशि में वगैरह बैठा है तो आपको गॉसिप्स बड़े ज़रूरी है कि अरे वो आंटी ने क्या किया, ये क्या हुआ दिन भर, ये सब चीज़ें। तो ये सिचुएशन जब तक आपकी पूरी नहीं होती है, यू विल फील लॉस्ट इन योर मैरिज। ठीक है, तो बड़े सारे मैरिजेस का जो झगड़ा, जो भी कुछ बड़ा आउटकम आता है, वो स्टार्ट किसी ना किसी ऐसे छोटी चीज से होता है। ये चीज एडअप होती जाती है, इवेंचुअली दे टर्न इनटू समथिंग बिग। जब तक आपका जो मर्क्यूरी है, जो सेवेंथ हाउस में जो भी लॉर्ड बैठा हुआ है, ग्रह बैठा हुआ है, वो जब तक सेटिस्फाइड है तब तक आप एक लेवल से ज्यादा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाते हो। दैट मीन्स बाकी की चार परेशानियां अगर आपके लाइफ में है भी, और आपको ये जो सेटिस्फैक्शन है वो मिल रहा है, देन यू विल फील कि ओके कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ या फिर मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, एंड आई विल मैनेज दीज थिंग्स। ये एक पॉजिटिव अप्रोच आपका तैयार हो जाता है। फिर चाहे अपने इन लॉ से डील करने की बात हो या फिर कुछ और चीजें भी हो तो वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। बट वेन यू आर अनसेटिस्फाइड फ्रॉम द नीच ऑफ द, मतलब एक बिगिनिंग से ही जो एकदम आपको आपके दिल को हर्ट करने वाली जो चीज है, एक तरीके से मैं बोलूँ, अगर वहां से ही डिसरप्शन स्टार्ट हो चुका है तो एक तरीके से रिलेशनशिप में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आपको मन ही नहीं करता कि आप अपने पार्टनर से बात करो या फिर कुछ और उनके साथ एक्टिविटी करो। इसके कारण क्या हो जाता है, पूरा ही मैरिज का जो सेटअप है वो एक तरीके से बर्डन बन जाता है, और ये बर्डन कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड दैट्स व्हाई पीपल एंड अप इन डिवोर्स या फिर बड़ा झगड़े होना वगैरह, ये सब बात आती है। अब इससे डील करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका जो भी ग्रह सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है उसको क्या चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सन से। अगर आपके सेवेंथ हाउस में सन बैठा हुआ है तो आपको जरूरत है कि यू शुड बी रिस्पेक्टेड बाय योर स्पाउस। वो आके सीधे आपके ऊपर कोई से जोक मार दे वगैरह, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको इसी तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि यू आर रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन एंड अदर पर्सन इज रिस्पेक्टिंग यू। क्योंकि रिस्पेक्ट म्यूचुअल होती है, वो इस तरीके से नहीं होती कि आप जोक मारते फिरो या फिर आप कुछ गलत काम करते फिरो और अगला इंसान आपको रिस्पेक्ट भी करे। राइट, फॉर दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट द पर्सन। तो जब वो एक, बिकॉज सन इज द किंग, तो उसको जरूरी है कि हाँ जी किया जाए थोड़ा सा उसके लिए। ये चीज ईगो सेटिस्फेक्शन भी आप इसको अदर टर्म्स में बोल सकते हो। अगर ये चीज हो रही है तो फिर मैरिज में कुछ ज्यादा इशू आएगा नहीं। ओके, इट विल वर्क, एटलीस्ट आई वुड से कि आपको सेटिस्फेक्शन लेवल तो पहुंचा ही देगा, इनिशियल सेटिस्फेक्शन लेवल तक। उसके बाद फिर आप आगे का डिस्कशन कर सकते हो, बट दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप। अब बात करते हैं अगर चंद्रमा हो किसी का, तो चंद्रमा देखिए एक ममता भरा ग्रह है, एक शांत ग्रह है। एक तो मतलब बेनिफिशियल प्लैनेट्स में आता है। और एक बात है कि अगर आपके चार्ट में सेवेंथ हाउस में कोई सा भी बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, यानी चंद्रमा है, शुक्र है या फिर बुध ग्रह है, जुपिटर भी है, तो भी आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है या फिर लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज होता है वो एक स्टेप एनहांस हो जाता है। दैट मीन्स ज्यादा आपको रंजिश नहीं रहेगी आपके मैरिज से। हालांकि वो क्वालिटी ऑफ द प्लैनेट पे भी डिपेंड करता है, मतलब वो किस राशि में बैठा हुआ है। बट ये एक तरीके से आप थंब रूल की तरह ले सकते हो। अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट है, फिर जो पापी प्लैनेट होता है, पाप ग्रह जो होता है, वो अगर बैठा हुआ है तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट हो जाती है सभी चीजें, है ना, कट टू कट आपको फॉलो करनी होती है। एंड देर इज अ चांस कि इवन आफ्टर दैट आपके जो स्पाउस है वो फील करे कि समथिंग इज मिसिंग, इस तरीके से। चंद्रमा की बात करते हैं। सो मून इज लाइक मदर। ओके, सो अगर आपके जो स्पाउस वगैरह है उनके सेवेंथ हाउस में चंद्रमा है या फिर खुद आपके सेवेंथ हाउस में चंद्रमा है, यू शुड बी ट्रीटेड विथ रियली इमोशनल एंड केयरिंग स्टफ, है ना। बहुत ज्यादा रफनेस या फिर प्रैक्टिकलिटी ज्यादा काम नहीं करेगी। अम, जो आपका इमोशनल बॉन्ड है ना, दैट विल वर्क। आपको किसी दिन आपने मतलब कंधे पे सर रख दिया,
गोदी में सर रख दिया, ये जो एक तरीके से माँ के साथ जो एक बिहेवियर होता है, एक छोटे बच्चे का माँ के साथ वाला जो रिलेशनशिप होता है, उस तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पर वर्क करता है। तो अगर आपके 7th हाउस में मून है, दैट मीन्स यू नो कि आपको किस तरीके से ट्रीट करने वाला पर्सन चाहिए। जनरली पैम्परिंग वाला साइड यहाँ पर आता है। अगर चंद्रमा ज्यादा खराब है तो पैम्परिंग विल बी ऑन पीक, वो बहुत ज्यादा जरूरी बन जाएगी कि अरे हाँ मतलब ठीक है आपके साथ हो गया ये सब चीज, इस तरीके से आपको ज्यादा पैम्परिंग करना पड़ेगा आपके पार्टनर को। देन इट कम्स टू मर्क्यूरी इटसेल्फ। अगर मर्क्यूरी है आपका 7th हाउस में, तो आपको जैसे कि मैंने बताया कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप इस व्यक्ति की बात भी नहीं काट सकते जब वो बोल रहा है तब, ठीक है, इट विल बी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर द पर्सन, बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो जाएगा उनको। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही स्पाउस की जरूरत है जो आपसे बात करे, आपकी बात सुने, म्यूचुअल जहां पर आपका कम्युनिकेशन हो। मार्स की तरफ आते हैं। मार्स इज द प्लैनेट जहां पर ज्यादा फिजिकल चीजें इन्वॉल्व होती है, एंड मार्स अगर 7th हाउस में बैठा है तो वो एक मांगलिक पोजीशन भी बनाता है। तो एक तरीके से आधे लोग तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गए, क्योंकि फिर आपको नॉन मांगलिक के साथ शादी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो 50% ऑफ द चार्ट्स आर मांगलिक, आपको फिर वो मौका मिलेगा कि ऑलरेडी जो मांगलिक पर्सन है यू विल बी विद देम। हालांकि मार्स के साथ इशू ये है, मार्स को बात करना ज्यादा पसंद है नहीं, ठीक है, इट्स एनर्जेटिक एंड ऐसा प्लेनेट है जिसको जीतना पसंद है, चीजें एक्शन में लाना पसंद है, गो गेट हर टाइप्स। तो ये जो पूरा फील है वो आपको फील होगा अगर आपके 7th हाउस में मार्स है। आपको बैठ के पैम्परिंग करना है ना, अरे तुम बड़ा मतलब ये हो गया, आप बड़ी परेशानी हो गई, ये नहीं है। थोड़ा सा मेलानिन चीजें आ जाती है, एक मातृत्व का जो भाव है ना वो खत्म हो जाता है, थोड़ा रफ बन जाता है इंसान। आप इस व्यक्ति को अगर आप चाहते हो कि इनके साथ अगर आपकी बनी रहे, देन यू शुड बी डूइंग मोर फिजिकल एक्टिविटीज। आप इनके साथ मिलके योगा करो, है ना, वेट लिफ्टिंग करो, जिमिंग करो, रनिंग करो इनके साथ। दैट विल बी अ क्वालिटी टाइम फॉर यू, है ना, वहां से आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा। हालांकि सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑल्सो इंक्लूड, बिकॉज दे आर फिजिकल, आप बॉडी से ही उसका काम लेते हो, तो वो भी एक तरीके से कैन मेक द पर्सन हैप्पी। एंड देन वी गो टू द वीनस। जब भी शुक्र है आपके 7th हाउस में, तब आपको एक तो ब्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये व्यक्ति इमेजिन ही नहीं कर सकता कि उनका जो स्पाउस वगैरह है वो जरा ज्यादा खराब दिखने वाला है या फिर गंजा वगैरह है, तो ये प्रॉब्लमैटिक चीजें हो जाती है। नाउ दिस इज द पार्ट कि जो आप कवर अप नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये तो हर किसी का बाय बर्थ चीज होती है, राइट। ये आपके हाथ में नहीं कि आप कितना खूबसूरत दिख पाओगे। बट स्टिल देर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ द वीनस, कि जैसे शॉपिंग हो गया, ढेर सारा पैसा हो गया, तो ये जो चीजें हैं दे सेटिस्फाई द पर्सन जिसके 7th हाउस में वीनस है। अगर आपके इसमें है और आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, बड़ा आपका रिलेशनशिप 4 साल का है, 5 साल का है ना, और उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, तो याद रखिएगा कि उसकी सुंदरता जो है वो कुछ टाइम के बाद चली जाएगी, एंड आफ्टर दैट आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, ओके। एंड ये वो रिलेशनशिप है जो पैसे के बिना शायद नहीं चल पाएगा। देयर विल बी लॉट ऑफ फाइट रिगार्डिंग मनी, ये बहुत चांसेस इस बात के बनते हैं। तो ये स्पेसिफिकली तब बनेंगे जब शुक्र जो है आपका वो नीच राशि का हो जाए। जब उच्च का है तो आर्ट या फिर इस तरीके का भी चीजों में व्यक्ति का ज्यादा ध्यान रहता है ना। तो आप भले ही दिखने में अच्छे नहीं हो, पैसे भी आपके पास नहीं है, बट गा लेते हो यार अच्छा, तो दैट पर्सन विल बी टेम्ड। इस तरीके से वीनस वर्क करता है। देन वी गो टू द जुपिटर। जब जुपिटर बैठ जाता है 7वें घर में, एक तो वो व्यक्ति थोड़ा सा संसार के मामले में, या फिर आप एक बोलो कि विवाह के मामले में थोड़ा सा ऑफ फील होगा आपको, कि
इतना इंटरेस्ट है नहीं, या फिर थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड है, नॉट दैट सीरियस यू कैन फील। बिकॉज जो सातवां घर है ना, वो जुपिटर के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता। जुपिटर इज गुरु, माने एक प्रोफेसर, या फिर जिसको उच्च नॉलेज है, हायर नॉलेज है, वैसा वाला पर्सन, उसको ये मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद ही नहीं आने वाली। ऑल दो जो स्पिरिचुअल एंगल है लाइफ का, वो उनको बड़ा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपका साथ आपका पार्टनर है एंड दे हैव जुपिटर इन कैंसर, या फिर काफी अच्छी राशि का क्या जुपिटर है उनका, तो उनके साथ अगर आप धार्मिक स्थलों पे जाते हो, है ना, धार्मिक काम करते हो, तो वो बड़े सेटिस्फाइड रहेंगे, दे विल बी मोर देन हैप्पी। अगर यही आप उनके सामने जाकर के गॉसिप्स करना शुरू करो, या फिर छोटी छोटी जो चीजें वो करना शुरू करो, तो फिर वो मजा नहीं आएगा, एंड दे विल फील लाइक कि यार ये कहाँ फंस गया मैं, है ना। आई मीन आई शुड बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू हायर पर्पस, और ये क्या छोटी छोटी बातों में रोने वाला पार्टनर मुझे मिल गया। तो ये पार्ट आ जाता है वहां पे। अब बारी आती है सैटर्न की। सैटर्न जो है वो सबसे स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है पूरे आपके जो हमारे जितने भी ग्रह आते हैं नवग्रहों में, सबसे स्लोवेस्ट मूविंग है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी शादी जो है वो डिलेड होगी। ये तो आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। साथ ही साथ क्या है, या तो 30 के 35 के उम्र के आसपास होगी, या फिर तब होगी जब आप मैच्योर हो जाओ टू हैंडल द मैरिज। एज इज जस्ट अ नंबर समटाइम्स। आप हो सकता है कि 40 साल के हो और बड़ी बचकानी हरकत करते हो, तो इस केस में फिर मैरिज डिले होती जाएगी आपकी। तो वो एक बात है। जो लड़के हैं जिनके 7th हाउस में शनि है, मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि आप जो मतलब जनरली हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि उम्र से छोटी लड़की करते हैं अगर आप लड़के हो तो आप अपनी उम्र से बड़ी जो लड़की है उसको भी यू कैन चेक, बिकॉज वहां पे मैच्योरिटी लेवल आपको ज्यादा मिलेगी, दैट विल मोर सेटिस्फाई यूर सैटर्न। तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है। हालांकि बाकी के एस्पेक्ट ऑफ द चार्ट एंड आपका जो सोसाइटल जो चीज है वो भी देखना जरूरी है, लेकिन इफ अदर थिंग्स अलाउ तो आप ये चीज भी ट्राई कर सकते हो। अब जिसके भी 7th हाउस में सैटर्न है, उसको जरूरत है कि अगला पर्सन जो है बिल्कुल ही डिसिप्लिन हो, ठीक है ना। जरूरी है कि अपने सारे काम जैसे कि तैसे करता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे मैच्योरिटी वाले पार्ट्स है। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप गीला तौलिया छोड़ देते हो नहाने के बाद बेड पे, तो बड़ा झगड़ा होगा इस केस में। तो ये आपको चीजें बड़ी ध्यान में रखनी होंगी whenever you are getting married with the person जिसके 7th हाउस में सैटर्न है, because they are going to treat you or punish you really hard because Saturn is also punisher। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, you need to be on spot and you need to be doing your duty responsibility, and वो सब चीजें आपको बड़े ही सही तरीके से निभानी पड़ेंगी। आप वहां पर काम चोरी जिसको हम कहते हैं ना, वो नहीं कर सकते। इफ दे कॉट यू तो उसके बाद झगड़ा होगा एंड दैट विल बी टेरेबल। अब आते हैं राहु केतु की तरफ। राहु और केतु जो है उनका मैं मैरिज, आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज दोनों भी वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, है ना। अभी के लिए हम लोग उनको जरा छोड़ देते हैं, दे आर इल्यूजिव प्लैनेट्स, एंड इसीलिए ताकि वीडियो में इल्यूजन ना फैले वी आर ट्राइंग टू डिस्कस देम लेटर। अब आते हैं कि जब हाउस में कुछ भी ना हो, ठीक है, मतलब आपके 7th हाउस है और उसमें कुछ भी नहीं बैठा हो, तब आप दृष्टियां चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट उसको दृष्ट कर रहा है 7th हाउस को। हालांकि उसको जो पूरा इफेक्ट है, माने देखिए शनि अगर आपका एस्पेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस को, तो आपको जिस तरीके से शनि बैठने के बाद का असर मिलता है वैसा नहीं मिलेगा। इट विल बी सो मच टोन डाउन। एंड अगर 2 3 4 ग्रह देख रहे हैं तो जिनकी भी दशा शुरू होगी वैसा वाला बिहेवियर व्यक्ति का बन जाएगा। दैट मीन्स उस व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो प्लानिटरी एस्पेक्ट की दशा के हिसाब से चेंज होता रहेगा कि सन की भी दृष्टि है, मर्क्यूरी की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। तब जब शनि की दशा चलेगी तब शनि की तरह बिहेव करेगा, जब सन की चलेगी तब सन की तरह बिहेव करेगा। ये थोड़ा सा आपको विथ टाइम पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती हुई नजर आएगी। एंड एक और बात हो जाती है कि पर्सन माइट नॉट बी दैट मच सीरियस अबाउट मैरिज बिकॉज 7th हाउस एम्प्टी है। तो ये थोड़ा सा दूसरे के इन्फ्लुएंस से ही मैरिज में भी उतरे हैं,
है ना, किसी और की हो गई दोस्त की, इसीलिए चलो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसे सोच लिया। दीज थिंग्स आर प्रोमिनेंट, ओके। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बट एक प्रिडिक्शन बनता है कि पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया हो मैरिज का। उसके बाद एक और सिचुएशन आती है जब आपका सेवेंथ हाउस एम्प्टी हो और एट्थ हाउस में शनि, मंगल, सूर्य, केतु, राहु, कोई भी पाप ग्रह बैठा हो, और वैसा ही कोई एक पाप ग्रह आपके सिक्स्थ हाउस में भी बैठा हो। ये बनाता है पाप कर्तरी योग। ठीक है। इसमें मैरिज बहुत ज्यादा सफर करती है और बड़ा ही एक टाइम स्पैन होता है, वो बहुत खराब जाता है। एंड उसके बाद फिर मैरिज जो है वो आगे परस्यू करती है। इस केस में मैं आपको दो सजेशंस दूंगा। एक तो ये कि अगर आपके चार्ट में ऐसा सिचुएशन है तो आप ट्रायंगुलर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो जाइए, है ना। आप अपने इन लॉज के साथ रह करके मैरिज कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाएगा। एंड वंस यू डू दैट, उसके बाद भी आप जो अदर एस्पेक्ट्स हैं प्लैनेट्स के, उनके हिसाब से थोड़ा बहुत अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर लिया कीजिएगा, है ना। आप ये चीज़ अपने पार्टनर के साथ भी डिस्कस कीजिए कि ये परेशानी है हमारे चार्ट में, एंड देन वी हैव टू डील विद इट। एक और चीज आप क्या कर सकते हो, जो आपका सेवेंथ हाउस लॉर्ड है, ठीक है, आप देखो कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, एंड आप सीधा उसकी शांति कर दो। उसका कोई अगर जो हम कहते हैं रिंग वगैरह अगर है तो वो पहन लो। वो हालांकि आपको किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को दिखाना पड़ जाएगा, क्योंकि हर चीज वीडियो देख करके नहीं हो पाती है। कुछ चीजें क्रिटिकल होती है, तो ये वैसे ही क्रिटिकल सिचुएशन का पार्ट है। एंड ये इसका जो उपाय वाला सेक्शन है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट बस बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से वर्क होगा जब कोई प्लेनेट नहीं है और सिक्स एंड एट के अंदर पाप ग्रह बैठे हुए हैं तब। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन माने क्या है कि जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ शनि ही बैठा हो आपके सेवेंथ हाउस में, या फिर सिर्फ सूर्य ही जाके बैठा हो सकता है कि दो तीन प्लेनेट एक साथ बैठे हुए हो। तब क्या करना चाहिए? अगर हम उसके ऊपर पर्टिकुलरली हर कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, बिकॉज ऐसे ढेर सारे कॉम्बिनेशन बनकर आते हैं। लेकिन मैं वहां पर भी एक थंब रूल आपको सजेस्ट कर दूंगा। वो ये है कि अगर आपके चार्ट में दो तीन ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, तो उनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह है, अ, राशि वाइज नहीं, उसकी जो अथॉरिटी है उसके वाइज। अथॉरिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। मून इज द लीस्ट, उसके बाद आपका बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र आता है, फिर मंगल आएगा, उसके ऊपर सूर्य आएगा, उसके ऊपर जुपिटर, एंड देन सैटर्न। तो इस प्रकार से जब आपकी हायरार्की है, तो इस हायरार्की में आप देख सकते हो अगर चंद्रमा और बुध ग्रह और शनि साथ में बैठा हुआ है, तो बाकी के दोनों ग्रह थोड़े से बैक सीट ले लेंगे। जो शनि है वो विल रूल द थिंग। तो एक बात तो तय है कि शनि किसी भी ग्रह के साथ में बैठा हुआ हो सेवेंथ हाउस में, तो आपको डिसिप्लिन तो करना पड़ जाएगा, है ना, वो तो आपसे छूटने नहीं वाला। तो इस प्रकार से जो भी बड़ा ग्रह है, जो भी ज्यादा पावरफुल ग्रह है, आप बस उसको टेम कर दो, देन लॉट ऑफ थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। बाकी की चीजें कुछ रह जाएंगी, बिकॉज देर आर अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। लेकिन ठीक है, उनके बारे में सोचा जा सकता है बाद में। जो जिसकी ज्यादा ताकत है, जिसकी ज्यादा पावर है, उसका उपाय या फिर उसको एक्शन से आप डिनाई करने की जरूरत है। अब आपको सारे ग्रहों का एक तरीके से मोटा मोटा जो रिजल्ट है वो आपको मिल गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो आपके गुण मिलान है वो कहाँ पर वर्क करता है। तो उसमें से दो जो दोष है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नाड़ दोष होती है, मतलब एक नाड़ी दोष, और दूसरा जो होता है वो है बकुट दोष। ये जब दो दोष अगर दोनों लग गए हैं, तब तो शादी मत ही कीजिएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक लग रहा है तो भी अवॉइडेबल है। हालांकि अगर बाकी सब चीजें मैच हो रही है, थोड़े बाकी के गुण भी अच्छे हो रहे हैं, एंड आपका सेवेंथ हाउस में जो है वो फ्रेंडली प्लैनेट्स अगर बैठे हुए हैं, तो फिर बहुत हद तक चांसेस है कि ये सही से वर्क हो जाए। मतलब अलाउड टू मैरिड है एक तरीके से, आप वो समझ लो। अगर आपका बकुट भी मैच नहीं हो रहा और आपके प्लैनेट्स भी एनिमिटी में है, तब फिर बड़ी मुश्किल है। ऐसी शादी आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब इसमें गुण आपके चाहे 28 या फिर 25 मैच होते हो, ज्यादा गुण मैच नहीं होंगे, क्योंकि भकुट के लिए खुद के लिए ही 7 गुण लगते हैं। ठीक है, तो वो ही एक बड़ी बात है। और अगर कम गुण भी मैच हो रहे हैं और आपका भकुट शायद निकल जाए उस केस में, और
आपका ग्रह मैत्री अगर है, माने आपका जो सेवेंथ हाउस के अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए हैं वो अगर आपके फ्रेंडली है तो आप ट्रायल दे सकते हो। ये फिर भी हेक्टिक होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगी मैनेजमेंट में, बट एट द एंड यू विल बी एबल टू सर्वाइव। अब बात करते हैं कि आपकी जो शादी है वो हो चुकी है, और जब आपकी हुई तब आपने ये वीडियो नहीं था, आप नहीं ये सब डिसाइड कर पाए कि किससे करनी है किससे नहीं करनी है, सेवेंथ हाउस में क्या बैठा है वगैरह, उस टाइम पे आपको मालूम नहीं था। अब आपको प्रॉब्लम तो फेस हो रही है ना? अब हाउ टू सॉर्ट दैट इशू। यहाँ पर मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो पहले वाले जो उपाय हमने डिस्कस करे वो अगर करना पॉसिबल है ना, अगर आपके सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड्स हैं वो अगर आपके अलाइनमेंट में है, वो अगर फ्रेंडली है, तो आपको ज्यादा कुछ धार्मिक चीजें करने की या फिर कोई शांति कर लो, ये दान कर दो, वो चीज कर दो, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूटीन द वे योर स्पाउस वांट्स इट। ओके, और उनको पूछना नहीं कि कैसा चाहिए उनको, आपको उनका कुंडली से समझ में आएगा कि व्हाट दे एक्चुअली वांट। ओके, और फिर जब आप वो चीज सॉर्ट करोगे, क्योंकि मैरिज जो है ना वो एक तरीके से आपके जो मतलब स्पाउस है उनके ही रहमो करम पर चल रही है, आपकी भी है ना। ये हर किसी के लिए ट्रू है, डजेंट मैटर कि कौन कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा है, ये बात नहीं है, बट इफ यू फोकस इट रियली, ओके, तो जब तक आपका स्पाउस खुश नहीं है ना, आप मैरिज में खुश हो ही नहीं सकते। इट इज वेरी हार्ड टू अचीव दैट थिंग, इम्पॉसिबल ही है। जब तक आपका स्पाउस खुश नहीं है आप खुश नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो पहले वाला पूरा फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज आपको वो उपाय करके या फिर वो एक्शंस ले करके यू नो कि हाउ ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू बी हैप्पी। ओके, फिर उसके बाद दे विल ट्राई द सेम थिंग विथ यू एंड देन द रिलेशनशिप विल ग्रो। ओके, तब आपको कुछ और ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स से अब उल्टा है कि आपका जो सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा हुआ ग्रह है वो दुश्मनी में है, एनिमिटी में है आपके स्पाउस के सेवेंथ हाउस लॉर्ड से, तब ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज डीप डाउन यू विल बी सो मच अनसेटिस्फाइड, है ना, कि आपको फील होगा कि मैं कुछ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ अपने मैरिज पे। ठीक है, जितना मुझे करना चाहिए फिर जितना मुझे इनपुट मिल रहा है मैं उससे ज्यादा दे रहा हूँ। ओके, एंड दैट इज नॉट गुड, ऐसा आपको फील होगा। द एट द एंड अगर आपको शादी बचानी है तो आपको ये ओवर कॉम्प्रोमाइज वाला चीज करना पड़ेगा। इवेंचुअली योर पार्टनर विल अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग समथिंग गुड एंड दे विल पे ऑफ, लेकिन ये जो पे ऑफ वाला टाइम है ना वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। लेकिन अनटिल यू आर स्टबर्न, और आप जब तक वो चीज फॉलो करते रहोगे, जो भी आपके स्पाउस का ग्रह जो भी चीज बताता है, ओके, इफ यू कीप डूइंग दैट, अगर आपको पसंद नहीं है तो भी अगर आपका एनिमिटी का प्लेनेट प्लेनेट बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस में, दैट मीन्स कि आपको पसंद नहीं है वो चीज करना, बिकॉज दोनों एनिमीज है, राइट, दे उनका नेचर ही पूरा डिफरेंट है। तो आपका नेचर थोड़ा सा अलग है, यू लाइक मे बी सम डिफरेंट थिंग्स, बट बिकॉज यू वॉन्ट योर मैरिज टू ग्रो, टू बी हैप्पी, आपको वो चीज एक बार ट्राई करनी चाहिए जो आपके स्पाउस के चार्ट के थ्रू इंपॉर्टेंट है। तो आप आपकी कुंडली मत देखो, आप अपने स्पाउस की कुंडली देखो एंड चेक आउट कि उनको क्या नेसेसिटी फील होती है। लेट्स से अब आपका बकुट भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है, और आपका प्लैनेट्स भी एनिमिटी में है। इस केस में क्या होगा, आप कोई भी चीज का एक्शन लो, ठीक है, अगले व्यक्ति को एक तो आपको समझ में ही नहीं आएगा सबसे पहले कि उनको चाहिए क्या, ये पहली प्रॉब्लम आपको फेस होगी। इफ यू सॉर्ट आउट सम हाउ एंड यू नो कि अब मुझे ये इसके अंदर इनपुट डालना है, उसके बाद भी दे विल टेक इट रॉन्गली कि अरे ये अब तक तो बड़ा अलग बिहेव कर रहा था, राइट नाउ अलग बिहेव कर रहे हैं, तो कुछ तो शक होगा उनके, दे विल टेक इट रॉन्गली कि इसको पॉजिटिव वे में तो जाने से रहा, बिकॉज उनका जो पूरा थॉट सिस्टम है वो अलग ही है, राइट, बोथ आर नॉट वर्किंग इन अलाइनमेंट, दे आर नॉट मेंटली अलाइन विथ योर थॉट्स। ओके, एंड जब आप कोई डिसीजन लोगे देन देर इज गुड चांस दे फील कि ये थोड़ा सा अलग दिशा में जा रहा है, या फिर भाई ये अचानक से इतना चेंज क्यों हुआ, ये शक लेने वाली बात हो सकती है। लेकिन
आप उसके ऊपर भी क्या उपाय कर सकते हो, आप चेक करो कि सेवेंथ हाउस लॉर्ड आपका कहाँ पे बैठा हुआ है। जिस भी घर में सेवेंथ हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है, और अगर वो अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, मान के चलिए आपका सेवेंथ हाउस लॉर्ड है मार्स, ठीक है, वो उच्च की राशि में बैठा हुआ है, किसी भी घर में है, लेकिन उच्च का है वो। उस केस में क्या होगा, आपका, अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाना बना दोगे, है ना, ढेर सारा अच्छा खाना बनाओगे, प्रोबेबली अगर आप नॉनवेज भी बनाओगे, अगर आप खाते हैं घर में तो, और आपके जो स्पाउस है उनको खिलाएंगे, या फिर आप कहीं पार्टी को लेकर जाकर के उनको थोड़ा स्पाइसी खाना खिलाओगे, दैट विल मेक योर डे, ठीक है ना। लेकिन ये डे की बात हो रही है, इस तरीके से जो भी मार्शियन एनर्जी है ना, वो आप जब तक एक्युमुलेट करते रहोगी, धीरे धीरे लाते रहोगे अपने लाइफ में, दैट विल वर्क। अगर यही पे आपका जो मार्स है, जो आपका सेवेंथ हाउस लॉर्ड है, वो अगर डेबिलिटेशन में है या फिर खराब राशि में बैठा हुआ है, बिल्कुल उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कम्बस्ट हो चुका है, उस केस में क्या करना है, जो मार्स की चीजें हैं वो उल्टा घर में नहीं लानी, उनको दूर रखना है फिर, है ना। फिर आप स्पाइसी खाना मत बनाओ, है ना, आप फिर नॉनवेज खाना यू कैन स्किप दैट पार्ट, या फिर आप लाल कलर के कपड़े मत पहनो। ये चीज थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो यू कैन इम्प्लीमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज द पावर ऑफ द मार्स। तो उस हिसाब से जो आपका आपके ऊपर का प्रभाव है आपके सेवेंथ हाउस लॉर्ड का, वो जब कम ज्यादा होगा, तब आपको उसके अच्छे या फिर बुरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब ये आपको किस तरीके से करना है, किस राशि में हो तो कौन सा उपाय ज्यादा इफेक्टिव है, कुछ और ग्रह तो उसके साथ नहीं बैठा हुआ है, ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा डीप है, और एक वीडियो में इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल दोज कॉम्बिनेशंस, बिकॉज फिर वीडियो 2-3 घंटे लंबी हो जाएगी। सो यू कैन कमेंट मी इन दिस वीडियो, मतलब इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट कर सको कि मेरे इसमें ये चीज है, तो आई विल ट्राई टू आंसर कि ओके फिर आपको ये उपाय करना चाहिए, या फिर दिस विल वर्क फॉर यू, ट्राई एक्स वाई जेड जो भी कुछ हो वो। या फिर आप सीधे फिर कंसल्टेशन ही बुक कर सकते हो, मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, इफ यू वांट टू यू कैन डिस्कस दैट पार्ट आल्सो। अब बात करते हैं राहु और केतु की। ये दोनों भी इल्यूजनरी प्लैनेट्स है, तो दोनों के साथ भी ये दिक्कत आती है कि मैरिज जो है वो बिल्कुल ही अलग दुनिया में चलती है, ठीक है। जो नॉर्मल समाज या फिर जो नॉर्मल दुनिया जिस तरीके का मैरिज का कंसेप्ट लेकर के आते हैं, जो रूल्स उनके होते हैं, उनसे बिल्कुल ही अपोजिट जाने की कोशिश ये व्यक्ति करते हैं, और अगर जाए तो उनको अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर राहु है किसी के सेवेंथ हाउस में, तो उनको आउट ऑफ द कास्ट मैरिज बड़ी सेटिस्फाई करती है, या फिर इट विल वर्क। उनका जो ससुराल है वो बड़ा दूर होगा, है ना, कहीं अदर कंट्री में, या फिर आपके कल्चर से मैच ना करने वाली लड़की आपकी बीवी बन गई, या फिर ऐसा हस्बैंड आपने कर दिया जो कि आपके ओरिजिनल कल्चर से बाय बर्थ जो कल्चर है वहां पे मैच नहीं करता। या फिर इस तरीके की मैरिज जो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, ये लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, ये वाला पूरा सीन, ये इस टाइप का जो कंफ्यूजिंग पूरा पैटर्न जो बनकर आता है, जो नॉर्मल समाज में एक्सेप्टेड नहीं होता, वो वाला सीन आपको राहु के साथ देखने को मिलेगा। हालांकि पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है मैरिज में, एंड दे जस्ट आर हेड बाउंड टू गेट मैरिड, तो वो एक बात भी होती है। लेकिन अगर राहु वाली मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ट्राई करो, ठीक है। आप ट्राई करो कि आप बहुत दूर तक घूमने जाओ, आपके स्पाउस के साथ जाओ, फैमिली के साथ मत जाओ। व्हेन यू आर डू दिस काइंड ऑफ कपल ट्रिप्स, तो आपको बड़ा उससे बेनिफिट मिलेगा, है ना। यू कैन ट्राई मेडिटेशन एंड स्टफ टुगेदर, है ना। राहु अगर है तो उसको पूरी ही ऐसी चीजें जिनके थ्रू अलग दुनिया दिखे, एक अलग वर्ल्ड दिखे, वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर अलग दुनिया देखने का ही बात हो रही है, तो नशा भी एक तरीके से उसके फेवर में वर्क करता है। इफ यू स्मोक टुगेदर, तो वो चीज भी आपके लिए वर्क हो जाएगी। हालांकि आई डोंट एडवाइस इट टू डू, लेकिन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है राहु के साथ। अगर केतु आ गया मान के चलिए उसी जगह पे सेवेंथ हाउस में, तब क्या हो जाता है, बिल्कुल ही राहु से सब कुछ उल्टा, है ना। एक तरीके तरफ राहु है जो बड़ा एकदम, है ना, रेबिलियस है, वो दिखाता है कि मैंने ना अदर कास्ट की लड़की करी, या फिर बिल्कुल ही एज गैप है, ऑर्थोडॉक्सिक है, समाज में जिस चीज की मान्यता नहीं है
वो चीज मैंने करी, ठीक है, ये उसको दिखाने में, शो ऑफ करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जो केतु वाला पर्सन है, दैट इज मोर आइसोलेटेड। मेरी शादी है, चल रही है, किसी को नहीं पता। मेरा रिलेशनशिप है, चल रहा है, नो बडी नोज। ओके, इवन मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी अभी पता चला है कुछ दिनों पहले। ये वाला जो पूरा सिनेरियो बनता है, दैट इज गुड फॉर केतु मैरिजेस। आपका रिलेशनशिप चल रहा है, यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, और आपने किसी को बता दिया कि मेरा ये चीज है भाई, मैं प्लान कर रहा हूँ, उसी मोमेंट से आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स लाइफ में बढ़ जाएंगी, मैरिज नहीं ठीक से चल पाएगी, या फिर और ज्यादा प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो रोड़ा बन जाएगा। ये एक बात होगी। देन इट गोज टू द वेरी सीक्रेटिव मैरिज टाइप, जहां पर कि लोग ऐसे समाज में, हालांकि जहाँ पे मैरिज करते हैं इसलिए है ताकि आप बता सको लोगों को कि वी आर गेटिंग मैरिड। ओके, वैसे कंडीशन में केतु आपको प्रोवाइड करता है, या फिर ऐसे थॉट सिस्टम देता है कि जहां पर आप आइसोलेशन करो, आप चीजें छुपाओ, है ना, यू हाइड इवन फ्रॉम योर स्पाउस ऑल्सो। जिसके साथ आप मैरिड हो उनसे भी आप कुछ चीजें छिपा के रखो, ऐसा आपको फीलिंग आता है। ओके, तो ओपन अप होना, ये चीजें काउंट ही नहीं होती यहाँ पे। इफ यू ओपन अप तो उसमें आपको प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ेगा, कुछ तो नेगेटिव चीजें ही हो जाएंगी। देर आर ऑल्सो ऑकल्ट रिलेटेड चीजें भी, माने काला जादू या एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये सब चीजें भी उसके अंदर आती है। इफ यूर स्पाउस इज डूइंग दैट, तो फिर केतु माइट वर्क गुड फॉर यू। ओके, अदरवाइज केतु भी थोड़ा प्रॉब्लम देता ही है। जनरली नॉर्मल मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए, केतु जो है या तो बहुत ही कम उम्र में शादी दे देगा, बहुत ही अर्ली एजेस में, या फिर आप बड़ा टाइम तक वेट करते रहोगे और शादी होगी ही नहीं। इवेंचुअली यू विल गेट इनटू अ मैरिज जिसमें आपकी उम्र 45 एज है, ओके, और जो आपका स्पाउस है वो 20 ईयर्स का है, 30 ईयर्स का है, ठीक है। ये जो एज गैप वाली मैरिज वगैरह बनती है, ऑकवर्ड मैरिज, दैट कम्स आउट ऑफ केतु। तो ये हो गई केतु की बात। अब अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, जैसे कि शनि केतु वगैरह हो गया, तो वो विषयोग बनाता है। तो वो इस प्रकार का योग है कि आपकी मैरिज हो ही नहीं पाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ चार्ट्स होते हैं जो बने ही नहीं होते हैं मैरिज के लिए, ये उनमें से चार्ट बनकर आता है। इट्स हाईली इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू गेट मैरिड, एंड इवन आफ्टर मैरिंग टू सर्वाइव द मैरिज। ओके, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी, इट्स डिवोर्स प्रोन चार्ट, तो नहीं बना है वो मैरिज के लिए, एक अनफॉर्चुनेट बात है। तो इस प्रकार से सभी ग्रह, सभी प्लैनेट्स वर्क करते हैं। और अब आप जानते हो कि आपके अगर स्पाउस के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, आपके पार्टनर के साथ अगर आपके अनबन है, यू आर नॉट एंजॉइंग योर मैरिज, तो हाउ टू स्पाइस अप अ मैरिज फॉर अ पर्टिकुलर प्लैनेट, आपको अब ये चीज पूरी तरीके से मालूम हो चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर, डीप टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो जरूर से लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।